हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी कॉमर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, बिजनेस स्टडीज के। जो कि दोस्तों यहाँ पर चैप्टर का नाम अगर मैं पढ़ूं तो वो है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब आपको तो पता ही होगा कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों। बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है? आपको बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है, बिना पैसे के बिजनेस तो हो नहीं सकता। अब बात यह है कि पैसे आपके पास कौन सी जगहों से आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से पैसे आपके पास आ सकते हैं, कौन से ऐसे सोर्स है जो आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे। और इसी पैसे को बोलते हैं बिजनेस को फाइनेंस करना, यानी कि बिजनेस को पैसे देना। तो ये बात हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल करना वीडियो देखने के बाद, कमेंट करना अपने थॉट्स, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल पर अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन में, जो कि है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, व्हाई डू बिजनेस नीड फंड्स, एक्सप्लेन। तो दोस्तों आपको जो चैप्टर का मतलब था वो इसी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और बिजनेस को पैसे की क्यों जरूरत पड़ती है। हालांकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही कम लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। बिजनेस नीड्स फंड, क्यों पैसा जरूरत पड़ता है बिजनेस को? फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, और स्टॉक खरीदने के लिए, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। तो ये सारी चीजें के लिए बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं इसके आंसर में। फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी द लोड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डेली ऑपरेशन इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो भी फंड बिजनेस को डेली ऑपरेशन में चाहिए होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को जो भी फंड्स अपने एसेट को खरीदने के लिए चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है बिजनेस नीड्स फंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस को फंड्स लगते हैं? तो पहला जो रीजन है वो ये है, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बाकी जो भी एसेट है, to set up operation and for purchasing all these items funds are necessary. It is called fixed capital requirement. The amount varies with type of business. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आप अपने बिजनेस में एक ही बार खरीदते हो, फिर वो सालों साल चलता है जब तक वो खराब नहीं हो जाता। इसीलिए वहां पर हमारा फिक्स्ड कैपिटल लगता है, क्योंकि वो पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है। अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो वो पैसा हमारा ब्लॉक हो गया, उस पैसे को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बिल्डिंग रहेगी। सेम मशीनरी में भी सेम होता है, फर्नीचर में भी सेम होता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टू रन डे टू डे ऑपरेशन लाइक परचेसिंग रॉ मटेरियल रिक्वायर रेगुलर फंड्स आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दो टाइप के पर्पस होते हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है कि जो आप डेली का काम करते हो उसमें जो पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि परचेज द रॉ मटेरियल, तो आपको अगर रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको पैसा लगेगा। अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो आपको पैसा लगेगा। अगर आपको कोई भी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, फायर इंश्योरेंस लेना है, या कोई भी चीज अगर आपको खरीदनी है जो आपके डेली बिजनेस में काम आती हो, तो डेली बिजनेस में बार बार आप उस चीज को खरीदे, तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये दो टाइप के यहाँ पर बिजनेस के नीड्स मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इजिली खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट सोर्सेस ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो यहाँ पर पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि जो कम समय के लिए हो, जो एक साल से कम हो। एक साल से कम हम किसी से पैसा ले रहे हैं और फिर उसको एक साल के अंदर अंदर वापस भी दे देंगे, तो वो होगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लेकिन अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, उसको बहुत सालों तक यूज करने वाले हैं, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देने वाले हैं, तो वो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस।
एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वो बहुत देर तक चलेगा। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने फ्रेंड से लिया, अपने रिलेटिव से लिया, तो आप उसको जनरली 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देते हो। तो यहाँ पर दो टाइप के जो है आप बताने हैं। तो सबसे पहले आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का मतलब आप जानते ही होंगे कि जब भी आप एक कंपनी बनाते हो तब आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, और जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो तो उस पैसे के बदले पब्लिक को इक्विटी शेयर देते हो, है ना। तो पहला हो गया इक्विटी शेयर। दूसरा डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है कि जैसे आप पब्लिक से पैसा लेते हो इक्विटी शेयर में और इक्विटी देते हो, तो जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो तो पब्लिक ओनर बन जाती है उस कंपनी की, मेंबर बन जाती है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जिसके पास भी इक्विटी शेयर होता है वो कंपनी का ओनर होता है, कंपनी का मेंबर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज लाई गई जिसको बोलते हैं डिवेंचर। डिवेंचर में क्या होता है कि पैसे तो पब्लिक देगी लेकिन पब्लिक ओनर नहीं बनेगी। क्यों? क्यों ऐसा क्यों है डिवेंचर के साथ? क्योंकि डिवेंचर में आपको रेगुलर ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं मिलता, आपको ना इंटरेस्ट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो ही आपको डिविडेंड मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए वहां पर रिस्क ज्यादा है, तो वहां पर आपको ओनरशिप मिलती है। डिवेंचर में रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको हर साल आपका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो ये होता है सेकंड डिवेंचर। तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या मतलब है? अगर आपने 1 साल में 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए तो उसको आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उस 10 लाख के प्रॉफिट को विड्रॉ कर लो, डिविडेंड में बांट दो, या फिर आप उस 10 लाख के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दो। तो री इन्वेस्ट करना उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स से यूज करना। तो रिटेन्ड अर्निंग जो रहती है उसको भी हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। चौथा होता है प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है? जैसे इक्विटी शेयर होता है ना, वैसे ही प्रीफरेंस शेयर होता है। तो इक्विटी शेयर के बाद प्रीफरेंस शेयर आता है। प्रीफरेंस शेयर में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसमें इनको जो है प्रिफरेंशियल वोटिंग पावर, मतलब वोटिंग पावर नहीं बोल सकते, प्रिफरेंशियल फैसिलिटीज मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी बंद हो गई, ठीक है, कंपनी बंद हो गई, तो अभी कंपनी बंद होगी तो सबको अपना अपना पैसा वापस मिलेगा। तो जरूरी थोड़ी है सबको पूरा पैसा मिले। अगर कंपनी बंद हुई है तो लॉस की वजह से हुई होगी, तो अगर लॉस हुआ है तो पैसा तो कम हुआ, तो पैसा कम हुआ तो अब पहले प्रिफरेंस शेयर को पे करोगे आप, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर को पे करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर से भी आप पैसा ले सकते हो। उसके बाद लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। पहला, कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इश्यू करते हैं, छोटे बिजनेस में कॉमर्शियल पेपर का कोई नाम नहीं होता। अब ये कॉमर्शियल पेपर क्या होता है कि जनरली जब आपको एकदम शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो आप एक कॉमर्शियल पेपर इशू करते हो, बैंक से लोन लेते हो, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हो और फिर कॉमर्शियल पेपर वापस रिडीम कर लेते हो, कहानी खत्म। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट, यानी कि आपको अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस देखना है तो एक तरह से उधारी में माल खरीदना भी तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस हुआ, क्योंकि कोई आपको उधारी में माल बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो उसने एक तरह से आपके बिजनेस को फंड्स दिए। तो ये ट्रेड क्रेडिट भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है। तीसरा, आप बैंक से भी शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। What is the difference between internal and external sources of raising fund? अब फंड रेज करने के दो सोर्स होते हैं, पहले इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है तो आइए देखते हैं। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सोर्स। फर्स्ट, फंड्स जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। अगर आपने पैसा लिया है लेकिन बिजनेस के अंदर से ही लिया है, बिजनेस के अंदर से लिया है मतलब कि आपने यूज किया अपना वो रिजर्व फंड यूज किया, या फिर आपने जो है बिजनेस के अंदर से ही अपने पार्टनर से लोन ले लिया, अपने प्रोप्राइटर से और कैपिटल ले ली। तो जो इंटरनल सोर्स होते हैं तो वो बिजनेस के अंदर ही होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स यानी कि जब आप किसी आउटसाइडर से पैसे लेते हो, जैसे इन्वेस्टर हो गया, शेयर्स में आप इन्वेस्टर से लिया, या फिर आपने किसी सप्लायर से उधारी में माल खरीदा, तो ये सब होते हैं एक्सटर्नल सोर्स। नीड फुलफिलमेंट,
एबल टू फुलफिल लिमिटेड नीड्स। अब इंटरनल सोर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल सोर्स में आप कितना ही पैसा ले पाओगे, कितने ही लोग आपके पास होंगे, तो इसलिए वहाँ पर जो फंड है वो लिमिटेड मिलता है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में आप जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो, क्योंकि पूरी मार्केट पड़ी है आपके पास। मार्केट में तो हजारों करोड़ रुपए है, तो वहां से आप अपने पैसे जितने चाहे उतने ले सकते हो। सिक्योरिटी, इंटरनल सोर्स में कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आप ही का पैसा होता है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है, मॉर्टगेज रखना पड़ता है अपने एसेट को, यानी कि गिरवी रखना पड़ता है अपने एसेट को, तभी आपको वो पैसा देते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, व्हाट आर प्रेफरेंशियल राइट्स आर इंजॉयड बाय प्रेफरेंशियल होल्डर। अब प्रेफरेंशियल होल्डर मैंने आपको समझाया, लेकिन इन लोगों के पास ऐसी कौन सी प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, तो उसके बारे में हमको बात करनी है कि कौन से प्रेफरेंशियल राइट इनको मिलते हैं। सबसे पहला, डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम सबसे पहले प्रेफरेंशियल वाले को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उसके बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड बांटा जाता है। अगर लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद होती है, तो प्रेफरेंशियल लोग को पहले पैसा मिलता है, उसके बाद जो है बाकी लोगों का पैसा दिया जाता है। तीसरा, अगर कंपनी डिसॉल्यूशन पे आती है तो उसको इक्विटी शेयर से पहले पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही बात, दोनों अगर मैं सेकंड और थर्ड पॉइंट को कंप्लीट करूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि लिक्विडेशन के केस में प्रेफरेंशियल को पैसा मिलता है आफ्टर क्रेडिटर्स। तो वही मतलब हुआ ना, सबसे पहले आप क्रेडिटर को दोगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे, और उसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे। तो उसी बात को इसमें 2 पॉइंट्स में लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर अब आते हैं पांचवा, नेम एनी 3 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट देयर ऑब्जेक्टिव्स। आपको 3 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताने हैं और उनका क्या क्या काम होता है वो बताना है। तो सबसे पहला आता है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम क्या है कि जो भी आपकी सेविंग्स है वो पैसा वो आपसे लेते हैं और उसको हर बिजनेस में अलग अलग लगाते हैं। तो ये होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, जिसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, और इसके ऊपर एक एक्ट बना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप यूटीआई वाज टू मोबिलाइज सेविंग्स एंड मेकिंग द फंड्स दैट आर अवेलेबल टू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल वेंचर, यानी कि अलग अलग बिजनेस में आपके पैसे को लगाता है। एलआईसी क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबको पता है कि आपको एक इंश्योरेंस देता है, लाइफ इंश्योरेंस देता है। तो इट वाज सेट अप इन 1956 अंडर द एलआईसी एक्ट 1956, मेकिंग ऑल एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज नेशनलाइज्ड। The objective is to encourage savings as premium towards insurance and investing it in form of loans to industrial unit। अब एलआईसी भी आपसे पैसा खरीदता है, आपको लाइफ इंश्योरेंस देता है और साथ ही साथ आपके पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। लेकिन वो जो आपके पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है ना, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको खाली इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई खतरा आता है तो वो आपको पैसा देते हैं, और खतरा नहीं आता तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देते हैं। समझ गए? इसके बाद आता है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैलेंस करना। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन balanced regional development and encourage entrepreneurs to explore rising sector of economy, also contributing towards management education development। यानी कि जो भी सेक्टर बूम मार रहे हैं उनको अच्छे से डेवलप करना, उनको संभाल के रखना और एंटरप्रेन्योर्स को उस तरफ भेजना। तो ये जो मेन काम होता है ये होता है आईएफसीआई का। दोस्तों इसके बाद आते हैं छठवें क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटकर है और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीआर एंड एडीआर? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आप ध्यान से समझिए। अगर इंडिया वाली कंपनी को बाहर से पैसा लेना है, फॉरेन से शेयर्स इशू करके, तो वो कैसे करेगी? वो यहाँ के शेयर्स फॉरेन में तो इशू नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ के शेयर रुपीस में होते हैं, फॉरेन के शेयर्स डॉलर्स में होते हैं। तो वो क्या करेगी? वो एडीआर जीडीआर का यूज करेगी और उससे जो है अपने इंडियन शेयर को वहां के किसी बैंक को बेचेगी, फॉरेन के किसी बैंक को बेचेगी, और उसके बदले वो जो बैंक है वो एडीआर जीडीआर इशू करेगी वहां के लोगों को। तो इनडायरेक्टली वहां के लोगों का पैसा आपके कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा।
सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करो और फिर से देखो, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। रिसिप्ट डेट आर शेयर्ड बाय डिपॉजिटरी बैंक अगेंस्ट कंपनी शेयर। जीडीआर आर डिनोटेड इन यूएस डॉलर्स एंड कैन बी easily converted into shares at any time. They can be listed and traded on all stock exchange over the world. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीआर क्या होता है, जब आप एक इंडियन रुपीस का करेंसी इशू करते हो तो अगर आपको उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो आप जीडीआर में कन्वर्ट करा सकते हो। उसके बाद उस जीडीआर को आप किसी भी फॉरेन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकते हो और वहां के पब्लिक का पैसा आप यूज कर सकते हो। एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। These receipts are issued by the companies which are US based, and like other securities get traded in the market, the only factor is that the trading is restricted to US securities market and these receipts are only sold to US citizen. अब GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी, यानी कि आप कहीं भी कन्वर्ट करा सकते हो। जरूरी नहीं है आप डॉलर में कन्वर्ट कराओ, आप जापान की करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो, चाइना की करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो GDR में आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में आपको खाली यूएस के सिक्योरिटी मार्केट के लिए ये परमिशन मिलता है। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।